तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट देखिए, ये आप लोगों का मॉडल पेपर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी प्रकार हिंदी का हमने मॉडल पेपर कराया था, तो आप लोगों को कम से कम बता दूं, आप लोगों को 40 से 50% इस मॉडल पेपर से आप लोगों को क्वेश्चन फंसा था। ठीक है, इसी प्रकार साइंस का बताया जा रहा है, क्योंकि साइंस में भी आप लोगों को कम से कम 40 या 50% आप लोगों को इस मॉडल पेपर से फंसना तय है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा मॉडल पेपर सोल्यूशन कराऊंगा शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। इस वीडियो में हमने टारगेट रखा है 10,000 लाइक का। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप जरूर इसे पूरा करेंगे। और जिस प्रकार हिंदी का पेपर आपका अच्छा से गया, उसी प्रकार साइंस का भी जाएगा और 90+ मार्क्स आप लेकर आएंगे जरूर से। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न, जैसा कि देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा गया है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा तो होगा नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण तो होगा नहीं, क्योंकि समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल लेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बच गया क्या आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण देखिए हमेशा आप लोगों का, हमेशा नहीं, अवतल दर्पण में एक केस होता है जो कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वो केस कौन सा है? जैसे अवतल दर्पण अगर मैं बना दूं, तो ये आपका फोकस है। ठीक है, मैं मिटा के बना देता हूं ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। देखिए इस कंडीशन में होता है, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। ये आपका मुख्य फोकस है। ठीक है, और ये आपका पी है। जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच पी के बीच अगर वस्तु को रखते हैं, तो वो बड़ा प्रतिबिंब, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो किस वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? कौन? अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आपका है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा मिसप्रिंट है आप लोगों का। प्रतिरोधकता ये आपका स्क्वायर नहीं है, ये लोग थोड़ा मिसप्रिंट किए हैं। ठीक है, स्क्वायर नहीं है। प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है, ओम मीटर कि कूलाम कि वोल्ट मीटर कि ओम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बता देना चाहूँगा आप लोगों की प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो आपका ओम मीटर ही है। क्या है? पहला है। ठीक है, ओम मीटर, ये स्क्वायर नहीं है, मिसप्रिंट किया गया है वहाँ पे, इसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या है? ओम मीटर है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाएगी कौन? जनित्र, गैल्वेनोमीटर की एमीटर की मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति आपका जनित्र है। क्या है? जनित्र है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र है। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो आपका अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमापी द्वारा कि परितारिका के द्वारा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा पक्षमापी द्वारा हमारे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए और मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न देखिए दूसरा क्या है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य मतलब क्या होता है? साइड मिरर। जो आप 2 व्हीलर चलाते हैं चाहे 4 व्हीलर चलाते हैं, तो साइड मिरर आप लोगों को बगल में नहीं रहता, जो पीछे का दृश्य देखते हैं कि ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, रेलगाड़ी आ रहा है, जो भी आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि वाहनों में हम किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण। किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। फिर कराए किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने? 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सोल्यूशन न्यूमेरिकल में करा दिया हूँ, जाके आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर कराए कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे? जरा दृष्टि दोष मतलब होता है जब आदमी वृद्ध अवस्था में चला जाता है, बुढ़ापा में चला जाता है, तो उसकी आंखों में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। जरा दृष्टि दोष में मतलब कि उसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों हो जाता है। दूर की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और उसको निकट की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उस समय उस मनुष्य के आंख में जो होता है जरा दृष्टि दोष हो जाता है। और इस प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं, द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी आप लिख देंगे। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ठीक है, मेरे प्यारे, प्रकाश का परावर्तन का नियम आप लोग जानते हैं कि किसी समतल पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो परावर्तन के पास टकराने के पश्चात पुनः उसी अवस्था में, मतलब पुनः उसी डायरेक्शन में चली जाती है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये बीच में आपका विलंब होता है, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण होता है, ये साइन आई होता है, साइन आर होता है, सबको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सोल्यूशन करा दिया हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अपने से भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह कह रहा है यहाँ पे कि लेंस क्या होता है और प्रकाशिक गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस के प्रथम फोकस
तथा लेंस के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। लेंस क्या होता है, सबको मालूम है कि लेंस क्या होता है। लेंस कितने प्रकार के, दो लेंस होते हैं, ठीक है। आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, ठीक है। और उसके आधार पर लेंस पूछा कितने प्रकार के होते हैं, और कह रहा है कि एक स्थिति पूछा है कि अगर लेंस के प्रथम फोकस और लेंस के बीच अगर वस्तु को रख दें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किरण आरेख द्वारा आप लोगों को समझाना है खींचकर, ठीक है। आपके आराम से क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा इसको, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार के प्रतिरोध का क्या होगा जिसकी लंबाई है, ये 1/2 नहीं है, L/2 है। यहाँ पे भी मिस प्रिंट किया गया, ठीक है। L/2 है, L/2 और मोटाई 2a होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर ही लेना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए क्या है, कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए और 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध कह रहा है कि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल में प्रश्न में कराया हूँ, जाके आप देख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा IMP आप लोगों के लिए प्रश्न है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर के लिए प्रश्न जरूर आपके 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको पहले आपको तैयार करके ही आपको जाना है, ठीक है। इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, या तो ये आ जाए या तो ये। क्या है, परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की बातें कैसे व्यवहार करती है, और कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिणीय ध्रुव की निर्धारण कैसे किया जाता है। ये दोनों में से एक प्रश्न जरूर आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब खंड ख पे आ जाता है। खंड ख आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। देखिए खंड ख का है आप लोगों का, और इसमें क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि जिंक और कॉपर सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, किस वियोजन अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जो कि कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या, विस्थापन अभिक्रिया। आगे हम बात करेंगे, अगला आपको है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टिक का पेरिस। सबको मालूम है कि कपड़ा धोने वाला सोडा को हम जल की कठोरता हटाने के लिए करते हैं प्रयोग, तीसरे क्या हो जाएगा, धावन सोडा हो जाएगा, ठीक है। धावन सोडा दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बढ़ेंगे, कह रहा निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। OH एक क्रियात्मक समूह है, बताना है। ब्यूटेनॉल कि ब्यूटेनोइक अम्ल कि ब्यूटेनॉल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि OH एक क्रियात्मक समूह है ब्यूटेनॉल का, किसका, ब्यूटेनॉल का। ऑप्शन दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया क्या अभिप्राय है। रेडॉक्स अभिक्रिया सबको मालूम है, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। एक समूह का एक इसका तत्व का आपका अपचयन होगा, दूसरे का उपचयन होगा, तो दोनों अगर एक ही अभिक्रिया में दोनों हो, उपचयन एक का अपचयन हो, तो वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। मैं बता चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके ही आपको पहुँचना है। फिर ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा IMP है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न, ये सभी प्रश्न है, आपको तैयार करके ही पहुँचना एग्जाम में। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित का UPSC नाम लिखने के लिए बोला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे दोनों का UPSC नाम लिखने के लिए बोला है। या आपका ये प्रश्न है और ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा IMP प्रश्न है, तो इसको तैयार करके ही आपको पहुँचना है। देखिए आपको क्या है इसका, देखिए आप लोगों को बता देता हूँ मैं, यहाँ पर रुक दीजिए। ये वाला जो इसका पूछ रहा है कि UPSC नाम क्या होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ, लिखिए 4,4 मेथिल 4,4 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, ठीक है। इसका UPSC नाम नोट कर लीजिए, इसका 4,4 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, ठीक है, नोट हो गया। और इसका क्या होगा, इसका तो इसका होगा 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल प्रथम, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल फर्स्ट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये इसका UPSC नाम है। इसके बाद आगे बढ़े तो कह रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं। धातुओं के संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्षारण सबको मालूम है, ठीक है,
कि संक्षारण, जैसे लोहे का संक्षारण होता है, ठीक है। लोहे पे आप लोगों का, लोहे पे जो ऊपरी परत होती है वो वायु में उपस्थित अलग अलग गैसों के साथ अभिक्रिया करके उस पर ऑक्साइड का परत जम जाता है, ठीक है, जिससे संक्षारण होने लगता है। क्लियर हो गया। इसके बाद पूछ रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए कि कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एमपी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात करें तो आगे कह रहा है कि निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखना है, सिर्फ रासायनिक समीकरण कि एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, और दूसरा कि एथिल एल्कोहल को अगर 443 केल्विन ताप पर अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा। फिर कह रहा है कि मेथेन को अगर वायु में जलाया जाता है तो क्या होगा। फिर कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, ठीक है। केवल आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना है, केवल आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ चलते हैं। आगे आप लोगों का देखिए नीचे भी और दिया है कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करेगा तो क्या होगा, और एथेनोइक अम्ल अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। फिर एथिल एल्कोहल को अगर क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाए तो क्या होगा। इसके बाद खंड ग आ जाता है, खंड ग को देख लेते हैं। खंड ग आप लोगों का बायोलॉजी का पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका की डिंबवाहिनियाँ। मेरे प्यारे विद्यार्थी बता दूं, शुक्रवाहिका, ये जो शुक्रवाहिका है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बाकी ये तीनों आपका मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता, ये नर जनन तंत्र का भाग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे आप लोगों का है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म जो है ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला की जल विद्युत। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बता दूं कि जीवाश्म जो है ऊर्जा का स्रोत है कोयला, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है किसका, कोयला का, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को रोकने में होता है, ठीक है। पवन कार्यों को करने में होता है, रोकने में थोड़ी होता है, कार्य करने में होता है, ठीक है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दोनों कार्य, किन में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताता हूँ आप लोगों को कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा बनाने में। किसका, यांत्रिक ऊर्जा। जब वो पवन चक्की इस तरह चलती है तो नीचे आप लोगों को कोई मशीन फिट किया जाता है जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए आगे है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण की जैव उपचीकरण के निम्न में से कोई नहीं। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो जाहिर बात है कि जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, क्योंकि जैविक प्रक्रम द्वारा हो रहे हैं तो जैव निम्नीकरण कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है 10वां प्रश्न कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, उसके उप उत्पाद क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तैयार करके जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद है पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो इसको आप फिगर को बना के जाइएगा। देखिए बीजांड का भी पूछता है और पुष्प का नामांकित चित्र भी पूछता है, दोनों आप तैयार करके जाइएगा। इसके बाद है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ का पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। कह रहा है कि जैव निम्नीकरण जो है वो पदार्थ के पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों को पर्यावरण चैप्टर से लिया गया है, किसके, पर्यावरण चैप्टर से, ठीक है। इसके बाद है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करना है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो अगर नहीं आ रहा है तो मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला है और इसका संक्षिप्त में वर्णन करने के लिए बोला है। 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा एमपी प्रश्न है। इसके बाद हम बात करें तो है लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाने के लिए बोला है। बहुत ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, या तो अथवा करके पूछा है यहाँ से कि नहीं तो बता दीजिए कि जीवाश्म क्या है और जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। ये देखिए तीनों प्रश्न है ना, इसमें से जरूर 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये 100% गारंटी मेरी है, ठीक है। आप जरूर से तैयार करके यहाँ पहुँचे। 12वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाले पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। या तो कह रहा है कि अगर नहीं आ रहा है तो पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, और पादपों में जो जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों का हस्तांतरण को स्पष्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक के प्रश्न हो गए क्लियर। जितना प्रश्न आपको बताया गया सभी महत्वपूर्ण हैं, इसको जरूर से जरूर नोट्स पूरा बना के आप लोग
जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि अगर इसका पूरा का पूरा सलूशन आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सलूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को आता है तो मैं पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंच पाए और सभी अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।